लोग बनते हैं होशियार, बहुत हो रहे हैं तभी ख्वार बहुत, वो भी हालात से परेशान हैं जिनके चलते थे कारोबार बहुत। कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, फिर भी आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप कैसे हैं? खैरियत से? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हाँ भाई, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। नहीं सर, कोट वैसे आप पे जचा है। क्या बात। सही गल है भाई, जिसका था उसको भी जचता ही होगा। तो आप इतना क्यों आज खुश हैं? खैरियत है? देखिए वो तो अच्छे लग रहे हैं नो डाउट, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे अकरम सर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी। वाकई सही बात है। थैंक यू। मैं एक बात सोच रही थी कि इनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, तो इसके लिए क्या रोज इनको गंज करवानी हेयर पड़ती नहीं है है? लेकिन स्टाइल है। ये देखो, बच्चों वास्ते लोग अमेरिका जाते, कनाडा जाते, ये सिर्फ टेंडी कराते हैं। टेंडी लशका के टेंड कराते हैं, पता नहीं घर वाले ने इत्थे लैंटर पाउणा। रोज टेंड कराते हैं, उस तरह रखते, उस तरह गर्म हो जाता। और इनकी जो जुएं हैं ना, जुएं हैं, वो बड़ी प्राउड फील करती हैं, लोगों को जाके बताती हैं हमारे घर ना टैल पत्थर का काम हुआ है। बुलाते अपने आज के बहने मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर और साथ साथ प्रोविंशियल मिनिस्टर थे फॉर होम एंड इरिगेशन, जनाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपीए थी पंजाब असेंबली के अंदर, मोहतरमा सलमा भट्ट। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है, आशिम भाईजान दोबारा से तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह। और बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं सर। हाय हाय कोई बात तो है जी। मोहम्मद हाशिम डोगर साहब पीटीआई के एक्स मिनिस्टर और रिटायर्ड कर्नल भी हैं, हाय हाय हाय। और इनके पहलू में सलमा भट्ट जी हैं जो है पीएमएलएन की एक्स एमपीए। दोनों अपने ओहदे छोड़ के हम में घुल मिल गए हैं, फिर भी अपनी उसी पुरानी आन बान शान से बैठे हैं। सियासत कोलों बच ना होवे, अच्छा जी। गैर दा दसिया सच ना होवे, ते वोट लेके भुलदा कोई नहीं, वोट लेके भुलदा कोई नहीं, बंदा असलों खच ना होवे। जिनको नहीं जाना चाहिए था वो जा रहे हैं, जानबूझ के मुझे वो इतना क्यों सता रहे हैं। अरे वाह। ये नून लीग वाले और पीटीआई वाले असल में दुश्मन है हाशिम भाई, या आवाम को पागल बना रहे हैं? जी तो डोगर साहब क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक जी, आप बताएं। खैरियत से हैं? रंगों का जो आपने इंतखाब किया है आज के कपड़ों के लिए, उनसे पता चल रहा है किसकी हुकूमत और किसकी नहीं है। डोगर साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। खैरियत? हम तो ठीक है, आप बताएंगे सर। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। खुश हैं या नहीं हैं? पूछना क्या चाहते हैं? जो आप बताना नहीं चाहते। नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बिल्कुल ठीक हैं, तो यानी कि आप लोगों पे है भी, आप गिल्टी ना फील करें, बिल्कुल ठीक नहीं, है। अब ये लोग जहाँ पे हैं यहाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ये जहाँ पे हैं ये वहाँ बिल्कुल ठीक है। इनको असेंबलियों से बाहर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बेशक हम असेंबलियों से बाहर हो, मगर आवाम के दिल में अल्हम्दुलिल्लाह। ओए असेंबलियों से बाहर है लेकिन आवाम के दिल में है। ये तो आवाम बताएगी, आवाम जब वक्त बताएगी। आएगा। अब आप उनको इस वक्त जो मर्जी कर लें, आप उनसे जो मर्जी करवा लें, नाक से लकीरें निकलवा लें, इनको आप मतलब जो मर्जी नाम दे दें, वो कहते हैं बस इलेक्शन हमने नहीं करवाना, अवाम के पास नहीं जाना। मैं शबाशी साहब क्या मैं तेन बैलेंस करा के देवांगा, कहते फिर भी मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। ऐसे कहीं पे ये कॉन्सेप्ट जो है डोगर साहब, इसको आप एग्री करेंगे कि कंसिस्टेंसी है उनकी, कि ही इज परसिस्टेंट ऑन द फैक्ट कि जब टाइम पूरा होगा, 13 अगस्त को टाइम पूरा हो रहा है आई थिंक, तो उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे हम। जहां पे उनकी हुकूमत थी वो ही हैज ऑल द राइट,
ठीक है, अदम एतमाद करवाया, वजीर आजम बन गए। अब हम देखें ना, ये बार बार एक बात करते हैं कि जी हमने क्यों असेंबली डिसॉल्व क्यों की। 186 मेंबर थे जो कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है टू रन दी असेंबली, और ये रोज बक्सों में पैसे भर के कोई कराची से आ जाता था, कोई किधर से आ जाता था, और इन्होंने एक ही फ़ज़ा ये क्रिएट कर दी थी कि नहीं जी हम तो इनमें से चंद लोगों को किसी को ख़रीद लेंगे, किसी को कोर्स कर लेंगे। तो ऐसे में असेंबली नहीं चलती। मैं समझता हूँ कि जब तक क्लियर मैंडेट ना हो असेंबली फंक्शन कर ही नहीं सकती। आइन के अंदर ये शिक मौजूद है कि अगर वज़ीर आला मुतमईन नहीं है तो आप असेंबली डिज़ोल्व करें, अवाम के पास जाएँ। हम तो डिज़ोल्व करके अवाम के पास जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नहीं, वो कहते हैं मगर आपने नहीं जाना। उसी आइन के अंदर ये भी तो शिक होगी कि अगर वजीर आजम मुतमईन है तो वो नहीं डिसॉल्व कर रहे, बिल्कुल, मैं जिस तरह शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, ठीक है, ना करें। तो वो अपना कोई- अपना आइन की शिक को है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो नहीं, आपने वो वाली कर दी, वो लोग वो वाली पे अड़ गए हैं कि आइन हमने- में दोनों गुंजाइश मौजूद है हाँ। कि अगर वजीर आला या वजीर आजम मुतमिन है कि हम डिलीवर कर रहे हैं। वैसे ये सारी आवाम को पता है कि क्या डिलीवर कर रहे हैं। 1 साल से आवाम के तो उन्होंने बखिए उधेड़ के रख दी हैं। ओए होए। हम आज से पहले यकीन करें 2-3 साल पहले आपके पास कई दफ़ा आने का मौका मिला तो सवाल ये होता था कि महंगाई महंगाई, यही बात होती थी, और तो कोई हमारे पे क्रिटिसिज्म नहीं है। 1 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आप ऐसा स्कैंडल नहीं ला सके, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ आज समझ ही नहीं आती है। ये हमारी बहन बैठी, इन्हीं से पूछ रहे हैं इनके साथ क्या हो रहा है आजकल। क्या हो रहा है? पता नहीं समझ- बिजली का बिल आया है आपका बिजली का बिल आया कल? सोलर लगवाया, सोलर। नहीं जी, मैंने तो सोलर भी लगने में बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन बिजली का बिल वैसे क्या आ रहा है आजकल? बिजली का बिल जितने आप इस्तेमाल करेंगे उस लिहाज से 40 रुपए से ऊपर यूनिट है, बहुत महंगी है। पिछले बिजली। साल के मुकाबले में ज्यादा आ रहे हैं? नहीं जी बिल्कुल, पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा बिल आएगा, ज्यादा बिल क्योंकि आएगा। बिजली महंगी हुई है पिछले साल बिजली से। लेकिन महंगी हो गई आप है। मेरी बात भी सुन लेना पूरी जी। आगे, बिजली महंगी कैसे हुई है। आपको पता है कि 2017 में 2018 तक बिजली की यूनिट क्या था? तब 11 रुपए का बिजली का यूनिट होता था, और जो ज़राअत को मिलता था बिजली का यूनिट वो सब्सिडाइज होता था, वो 8 रुपए का होता था। फिर ये 16 रुपए का हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का यूनिट था ये 11 रुपए से 36 रुपए का हो गया। ये तो सिर्फ बिजली के बिलों की बात है ना। बिजली के बिल पिछले 4 साल तो जैसे मुंजमद रहे हैं ना, जो अब बढ़ने शुरू में, ऐसा नहीं हुआ। 1 साल में इन्होंने कहा कि आपने क्या किया है। आप ये बताएं कि 1 साल पहले 2022 अप्रैल में जो पाकिस्तान जिस हालत में हमने लिया, उस वक्त हालत क्या थी? उस वक्त पाकिस्तान की हालत ये थी कि हम 20,000 अरब का इजाफी कर्जा 3.25 साल में खान साहब लेकर मुल्क के ऊपर मजीद चढ़ा गए थे। जब ये आए थे 2018 में, हमारा टोटल कर्जा 24,000 अरब था। ये गए हैं तो 20,000 अरब मजीद चढ़ा कर गए हैं, ये 44,000 अरब कर गए हैं ये। और 70 सालों में पाकिस्तान ने 24,000 अरब कर्जा लिया, 3.25 सालों में 20,000 अरब लिया। फिर जब 2022 में जो हम पाकिस्तान देकर गए थे, उसकी जो थी तरक्की की शरह 5.8% थी। जो सा पाकिस्तान हमें 2022 में वापस मिला वो IMF का धसा हुआ पाकिस्तान में वापस मिला। IMF का इमरान खान साहब कर गए थे कॉन्ट्रैक्ट साइन, उसमें वो ये तय कर गए थे कि बिजली की कीमत बढ़ेगी, वो तय कर गए थे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, और वो सख्त कड़ी शराइत टैक्स की मान कर गए थे। इनका साइन किया हुआ प्रोजेक्ट जो IMF फिर भी प्रोग्राम का जो तातुल का उसको शिकार बना कर गए, उसको हमारे गले डाल कर गए, हमें वो मिला। 2018 में जो हम इनको पाकिस्तान देकर गए थे, उस पाकिस्तान में 12,000 मेगावाट बिजली ऐड कर हम वफर बिजली देकर आए थे इनको। 2022 में जो हमें वापस पाकिस्तान मिला वो फिर लोड शेडिंग ज्यादा था। 2018 में जो पाकिस्तान हम देकर आए थे, हम दहशतगर्दी खत्म करके देकर आए थे। 2022 में जो हमें वापस पाकिस्तान मिला, हमें दहशतगर्द वापस मिले खुले सरेआम इस मुल्क के अंदर। 2018 में जो पाकिस्तान हम इनको देकर आए थे, उसके अंदर हम जितनी भी नई मोटरवेज, नहीं आप मुझे टाइम लेने दें, आप मुझे भी बताने दें कौन सा पाकिस्तान मिला। उसमें हम इनको जो मोटरवेज का जाल बिछाकर देकर आए, जिसके ऊपर सफर ये सब करते हैं, सब PTI वाले उस पर सफर करते हैं और कहते हैं इन्होंने सड़कें और पुल बनाने के अलावा और क्या किया। भाई आप दरख्तों पे सफर करते हैं, आप क्या उड़ के जाते हैं कहीं पे? उन सब मोटरवेज पे, सड़कों पे आप सफर नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि हमने अगर कर्जे लिए थे 9,000 अरब या 10,000 अरब के, हम बता देते हैं क्या किया हमने। 40 अरब डॉलर का CPEC 2013 और 18 के दरमियान ही आया था ना। 2018 से 22 के दरमियान उस CPEC की क्या हालत हुई आप खुद जानते हैं। फिर मुझे ये बताएं 2018 में जो सा पाकिस्तान हम इनको देकर गए थे, ना ये उसको चला सके, ना ये उसको बरकरार रख सके, बिजली के मंसूबे बंद कर दिए, हर चीज तबाह करके उन्होंने दोबारा खंडरात बना के हमारे हाथ में पकड़ा दिए। और फिर ये पूछते हैं 1 साल में क्या किया है। 1 साल में जी 2022 से लेकर 2023 तक हमारा जो ट्रेड का डेफिसिट है उसके अंदर 26% कमी आई है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें 57% की कमी आई है। ये कहते हैं 1 साल में क्या किया है। हमने 1320 मेगावाट का जो बिजली का प्लांट है दोबारा उसको इनॉग्रेट किया शंघाई में उसका इनॉग्रेट किया। 330 मेगावाट बिजली का प्लांट जो है मिट्टी में उसका आगाज किया दोबारा से।
1800 अरब का किसान पैकेज दोबारा से लॉन्च किया हमने। प्रोग्राम खत्म हुआ, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले कोई जवाब नहीं देना जी। ये बच्चे बैठे हुए हैं, आप इत्तेफाक करते हैं जो मैडम ने पूरा 7.5 मिनट का लेक्चर दिया? कोई करता है? जो करते हैं हाथ खड़ा करो। आप जितने बच्चे इत्तेफाक करते हैं कि जो मैडम ने फरमाया ये बिल्कुल दुरुस्त है, आप मेजॉरिटी में हाथ खड़ा करें, मैं अभी पार्टी छोड़ देता। आप पार्टी क्या फायदा होगा? नहीं, आप पार्टी ना छोड़ें, ऐसे वो कह रही हो। सलमा जी को साफ फिक्र है, आप पार्टी हमारे बारे छोड़ देंगे। एक बच्चे ने इत्तेफाक नहीं किया। कॉम्प्रिहेंसिव आपने बात की। एक आयरनी है, 2 बाकी मेरे सवाल हैं। आयरनी क्या है कि ये बात लोगों को लगती क्यों नहीं है? यू वर टॉकिंग लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट ये बात जब नून लीग करती है, व्हाई डजंट इट हिट पीपल द वे इट इज एक्सपेक्टेड टू हिट? यस, दैट इज द आयरनी। ठीक है, बाकी अब मेरे 2 मासूमाना सवाल हैं, जिस तरह वसीम बदामी करते हैं कि मासूमाना सवाल है कि आपने जितनी डिटेल में अभी सब कुछ बताया, आपने मुझे इसी तरह डिटेल में बताना है कि मियां साहब क्यों नहीं आ रहे। राइट, ठीक है। हाँ, मैं आपका बिल्कुल राइट है, आप सवाल कर सकते हैं। इतनी लंबी गल नहीं है, आपके सवाल पे इतराज नहीं है। नहीं, देखिए, मियां साहब डेफिनेटली पाकिस्तान में वापस आएंगे और ये पाकिस्तान उनका मुल्क है। अच्छा, जैसे हमारे पे एक और भी बहुत ज्यादा इल्जाम होता है कि हम शायद इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखिए, हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, मैंने तो नहीं पूछा इलेक्शन से भागने में, तो सिर्फ मियां साहब, ये दोनों को साथ, मैंने बिल इलेक्शन की बात नहीं कर रही हूं, मैं अगला सवाल करूंगा। मियां साहब के ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्जामात और केसेस हैं जो बहुत मनगढ़ंत हैं, जो बहुत बेबुनियाद हैं, कोई चीज निकल कर सामने नहीं आ सकी। करप्शन के जितने इल्जामात लगे, कोई भी सामने आ क्यों नहीं रहे हैं? वो तब आएंगे जब उनकी मर्जी होगी, जब उनकी मर्जी होगी, यानी कि इसका बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, बीमारी से भी ताल्लुक है, क्यों नहीं है? अच्छा, आप फैसला कर ले, बीमारी से है या दिल से है? बीमारी और दिल दोनों से भाई। अच्छा, यानी कि दिल करेगा तो फिर बीमारी खत्म होगी। अभी वो बीमार हों और वो समझे कि मुझे जाना चाहिए, तो वो आ जाए। मजीद उन्होंने बीमार होना है। नहीं, ये भी हो सकता है कि अगर वो अभी मजीद, क्योंकि देखिए, इस तरह की जो बीमारी होती है या दिल की बीमारी, आप सबको पता होगा, हमारे यहाँ सबके बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद, मेरी वालदा दोनों दिल के मरीज थे, दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने खुद भुगती हुई है। मैंने 15 साल अपने वालिदैन को संभाला दिल की मर्ज के साथ, और उसमें डॉक्टर्स हमेशा ही कहते थे वॉक करने भी जाना है। उसमें वो नॉर्मल फंक्शनल जिंदगी गुजारते थे, शादियों पे जाते थे, सैर को जाते थे, जहाज का सफर करते थे, वो सब कुछ। एक सेकंड रुकिएगा, आपने कहा दिल की बीमारी और जहाज का सफर करते थे? मेरे वालिदैन, यानी कि आप उनका एग्जांपल दे रही हैं, तो फिर जहाज का सफर मियां साहब कर सकते हैं जहाज का सफर। अभी वो लंदन से उम्रा करने आए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये बात बताना चाह रही हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि वो वहां पे चलते हैं, वहां कॉफी पीने जाते हैं, वो सैर करने जाते हैं, वो जहाज के सफर करते हैं, तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते? हाँ। तो ये उनकी एक चॉइस हो सकती है कि अगर आपने उनको पाकिस्तान लाके करना क्या? आज मुझे ये बताया। इन्होंने बिल्कुल सही किया, भी उनका करना क्या है? नहीं, वेलकम बैक। हाशिम साहब, आप वैसे कौन से वाले ब्लॉक में थे उस वक्त जब असेंबलियां टूटने की बात हो रही थी? वो जो तोड़ना चाहते थे या वो जो कह रहे थे कि यार ना करें अभी? नहीं, हम तो बिल्कुल, आप तोड़ने वाले ब्लॉक में थे। अच्छा, चल ही नहीं रहा था। वेरी फ्रैंकली देखे ना, रोज ब्लैकमेलिंग और रोज ये इनके जो वजीर दाखिला हैं कभी आके गैलरी में बैठे हुए हैं, और मतलब बड़े बड़े तमाशे किए इन लोगों ने। तो उससे ये बहुत बेहतर है जो भी हो रहा है। और दूसरा, ये बेहतर है जो भी हो रहा है? फिर चलने दे, फिर बार बार क्यों कहते हैं इलेक्शन कराओ, इलेक्शन का नाम ना लें बस। नहीं, मगर आप खुद ही कह रहे बेहतर है, इधर बाकी सारी पीटीआई कह रही है कि जो जुल्म हो रहा है। इनको पता नहीं कौन एडवाइस करता है, ये कौन मशवरे देने वाला है। इन्होंने इतनी नफरत अवाम में पैदा कर ली अपने लिए, और कैसे कि जो ये 25 मई को इन्होंने पिछले साल किया, फिर अभी भी जब भी इनको मौका मिला, वो आपके लाख इख्तलाफ हों किसी भी सियासी लीडर से, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप जाके जाती उम्रा की गेट जो है ना उनको बुलडोजर साथ ले जाएं और उनको आप तबाह कर दें। इन्होंने ये पहले इमरान खान के घर पे किया, फिर ये चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पे किया। मतलब पता नहीं इनको कौन एडवाइस कर रहा है। वाकई नहीं पता कि कौन एडवाइस कर रहा है। शायद ये जो राणा साहब हैं और इनकी पार्टी है वो सारी लगी। इनके जो राणा साहब हैं, इनके राणा साहब। अच्छा, देखिए, बातें ही किस तरह की करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस पंजाब में ही देख लें। मैं देख रही थी 2021 की पाकिस्तान की ऑडिट जनरल रिपोर्ट आई, वो कह रही है, मैं नहीं कह रही, उस रिपोर्ट के अंदर, और वो रिपोर्ट दुबा दी गई, पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश नहीं होने दी गई पंजाब असेंबली में। इनको पता होगा, ये वजीर रहे हैं, ये जानते हैं। उस पब्लिक अकाउंट कमेटी जो जनरल ऑडिट पाकिस्तान ने कहा, उसने कहा बुज़दार साहब ने 1 साल के अंदर 42 अरब रुपए की अखराजात के अंदर करप्शन की, 86 अरब रुपए का रिकॉर्ड गायब कर दिया, और जो खिदमत कार्ड होता है उसमें 1 अरब 84 करोड़ रुपए के घपले किए गए। 16,000 से ज्यादा अफराद जो के गोस्ट आईडी कार्ड के ऊपर पैसे खिदमत कार्ड के नाम पर जारी किए, जो पैसे कहाँ गए कोई पता नहीं है। सिर्फ सेहत के मैदान में, जो सेहत का डिपार्टमेंट है,
उसमें 62 अरब रुपए के रिकॉर्ड्स गायब कर दिए, जिस पे ऑडिट जनरल ने इस पे बड़ी, और ये आप मंगवा लें, आप इसको देख लें, अगर मैं कुछ अपने पास से कह रही हूं आप ये ऑडिट बिकॉज वो रिपोर्ट जब देखिए, सामने लाई नहीं गई, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश नहीं की गई। जी बिल्कुल, मैं दे दूंगी आपको, मेरे पास है। दीजिए ना, मैं आपको भिजवाऊंगा। ब्रेक लो बाजी गुजरा लो फड़ के ले देखिए 10 साल इनकी हुकूमत रही केपी में, चलो ये कहते हैं यहाँ हमें टाइम नहीं मिला जी, हमें 5 साल पूरे नहीं करने, 10 साल केपी में रह के आए कि नहीं रह के आए? जिस दिन ये केपी में आए थे ना, केपी हुकूमत का जो कर्जा था 97 अरब रुपए था, जब ये गए हैं 800 अरब से ज्यादा कर्जा है, 800 अरब 10 सालों में कर्जा केपी के ऊपर चढ़ा कर आए हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी वो कहते थे कि वो करप्शन के खिलाफ काम करेंगे, जो हैं इमरान खान साहब। पाकिस्तान 2017 में करप्शन इंडेक्स के ऊपर 117 नंबर पे था, जब ये छोड़ के गए हैं तब 140 नंबर पे आ गया हुआ था। इन्होंने कहा सबसे ईमानदार इमरान खान है। इमरान खान का जो टैक्स है, टैक्स रिटर्न में देख रही थी 2014 से लेकर 2018 तक औसतन जो उन्होंने सालाना टैक्स दिया हुआ है 1,68,000, 1.5 लाख रुपए, तकरीबन 1,68,000। वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 1 साल के अंदर अंदर 2019 में उनकी जो टैक्स रिटर्न है 9.854 मिलियन है। तो 1 साल में क्या किया इमरान खान ने, जो उनका टैक्स जो है वो 1.5 लाख से 90 लाख तक चली गई, 98 लाख तक ना, 98 लाख तक चली गई, 5-4 मिलियन पे चली गई। ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ। अच्छा पता फिर एंड ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ आओ फिर वंड के सारे। वैसे मुझे बात बताइए, मियां नवाज शरीफ साहब की टैक्स रिटर्न क्या है? मुझे नहीं पता, हमजा साहब की बता दें। मुझे इस तरह जुबानी नहीं मालूम। सिर्फ खान साहब की? हाँ, मैंने सिर्फ खान साहब की पढ़ी अभी। शहबाज शरीफ साहब की भी नहीं पढ़ी मैंने। दूसरा रजा गिलानी साहब नहीं पढ़ी। अशरफ साहब, मतलब सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर एक्स को आपने। एक मिनट, मैं बेसिकली क्योंकि ये एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कहता था मैंने रियासत मदीना बनाई है, ये वो प्राइम मिनिस्टर जो कहता था मैं करप्शन के खिलाफ जिहाद करने आया हूं, जिसने 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी, जिसने 100 दिन में नया पाकिस्तान देना था, जिसने 1 करोड़ नौकरी देनी थी, 50 लाख घर देने थे, जिसने 350 डैम बनाना था, जिसने ये सब वादे किए थे, और जो कहता था 200 अरब रुपए पता नहीं बाहर से लाऊंगा उसके मुंह पे मार दूंगा, 100 अरब रुपए उसके मुंह पे मार दूंगा, वो सब कुछ हमारे मुंह पे दोबारा महंगाई मार दी, बेरोजगारी मार दी हमारे मुंह पे, हमारी झोलियों में जो दोबारा सारा वो जो कर्जे के बोझ हैं वो भर दिए। मुझे पता है कि जो इस तरह करप्शन इंडेक्स और ये तो बड़ी एक नोन बातें हैं, बाकी उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि वो मैं भिजवाऊंगी, और दूसरी वाली ऑडिट के बाद उनको नहीं आइडिया था कि किसकी कितनी रिटर्न्स कितनी हैं। आपने कहा सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर पे आपने रिसर्च की। ये अपने मियां साहबान की ईमानदारी का अभी इधर हल्फ दे दे और मैं भी दे देता हूँ इमरान खान। नहीं, हल्फ देने से क्या होगा? दे हल्फ नहीं, वो ये जो इतने वो पारसा हैं मोहतरमा, पौना घंटा फिर एक दफा ये शुरू हो जाती है, फिर रुकती भी नहीं है। आप ये टैलेंट मैं ये कह रहा हूँ आपको, नहीं भाईजान, आप हसद ना करें। अच्छा, एक बोलना और दूसरा ढिठाई से झूठ बोलना, एक्सपर्ट है। मैं वैसे ना वाकई भाईजान आप नहीं बोल सकते, उन्होंने इमरान खान में एमफिल किया हुआ। कुछ चीजें तो देखिए सच हैं, कुछ सच नहीं भी आप कह सकते हैं, मगर कुछ चीजें तो आवाम के सामने आ चुकी हैं। मैं कह रही हूँ कि 800 अरब से बढ़ गया, आप देख लें, फिगर जाके देख लें। नहीं बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड दैट। डॉक्टर साहब एक चले, वो तो चले, आपने कहा कि वो जो बोल रही हैं, मगर आप मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने मुझे 5 गलतियां बतानी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन योर ओपिनियन, फ्रॉम 2018 टिल 2022 मार्च, आप क्या बता पाएंगे 5 गलतियां? पहली गलती ये थी कि जैसे माजी की हुकूमतें जो भी काम करते थे, वो फर्ज करें कोई एक प्रोजेक्ट है जो 1 बिलियन का है, तो वो 750 करोड़ रुपया उसकी एडवर्टीजमेंट के रखते थे ताकि लोगों तक वो पहुंचे। हमने ये नहीं किया। ये हमारी ये गलती थी कि हमें साथ साथ ढोल जो है ना, जिस तरह ये पीटते थे हमें भी पीटना चाहिए। ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है? कोई सोशल मीडिया के जरिए जो आपने सारे नौजवान नहीं ले अभी आप सोशल मीडिया वाले उनको आप क्लू क्यों दे रही है? वो कह रहे हैं बन ही नहीं रही, गलती नहीं कोई समझ आ रही। ये थी कि जैसे मैं वजीर दाखिला बना, आप यकीन करें कि मेरी प्रायोरिटी ये थी कि हमने किसी के घर में चादर चारदीवारी को हमने नुकसान नहीं पहुंचाना। और रिकॉर्ड उठा के देख लें, 3 महीने में रहा हूं, किसी भी सियासी वर्कर, मतलब आप लीडर को तो छोड़े, वर्कर के घर में भी पुलिस मैंने नहीं जाने दी। ठीक है। जो इन्होंने ज्यादतियां की शायद हमें करनी चाहिए थी। ये गलती आपको लगती है कि और शायद मौका मिलेगा तो करेंगे। अच्छा, बिल्कुल करेंगे। मगर उस वक्त आप नहीं कर पाए थे। उस वक्त नहीं किया। इन्होंने तमाम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, आप यकीन करें। वो तो इनकी हमें कहानी पता है, आपने अपनी वाली गलती बताई। मैं ये गलती मान रहा हूँ। 2 आपने बताई, ठीक है। बिल्कुल। और कोई गलती 3, 4, 5 पे को नजर आती है?
और नहीं कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी गलती और नहीं ये है दो कि गलतियों की वजह से हुकूमत गिर गई। नहीं गिरी तो नहीं, हमने तो खुद उसको किया ताकि हम चाह रहे हैं कि हम क्लियर मैंडेट के साथ। नहीं मैं वो बड़ी वाली हुकूमत की बात कर रहा हूँ जो खान साहब वाली हुई हाँ थी। उधर भी गलती हुई। वो क्या? वो गलती ये थी कि सिंध हाउस में जो वो उधर सौदे हो रहे थे, हाँ तो हमारे पास गवर्नमेंट थी, हम चाहते तो इनको शायद गवर्नमेंट में हम बहुत ज्यादा ओब्लाइज कर सकते थे, अच्छा तो इनको पैसे देते, मगर शायद खान साहब क्या ये है ही नहीं, ये नहीं हुआ। तो इस चीज का वो जो 20 थे बंदे सिंध हाउस स्ट्रेटजी में नहीं है। बाकायदा उनकी मतलब सेल हुए वो लोग, और ये लोग साथ शामिल थे पीडीएम के जो एक दूसरे को वैसे कहते थे आप लोगों ने तो बड़ी बार बोला है कि आप लोगों की हुकूमत क्यों गिरी, मोर और लेस खान साहब ने बता ही दिया हुआ है क्यों गिरी, क्या हुआ, रोज एक नया एक किस्सा आता है और फिर वो बात मजीद खुलती चली जाती है। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को हुकूमत मिली, ठीक है, कैसे मिली? अदम एतमाद से। अतम एतमाद से मिली, ठीक है। और वो जो मियाँ साहब कहा करते थे कि मुझे क्यों निकाला, वो किसको कहते थे? नहीं, मियाँ साहब वो इस पूरे गेम प्लान को कहते थे जो 2014 में शुरू हुआ और जो आज तक चल रहा है, जिसके बाद आज तक चल रहा है? आज ही चल रहा है। तो जो आप लोग भी उसी प्लान का हिस्सा बताया हैं? जा रहा है। नहीं, खुद इमरान खान साहब जाते हुए कहकर गए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के धाने पर है, ये श्रीलंका बन जाएगा, ये हुकूमत नहीं चल सकेगी, 1 महीने से ज्यादा नहीं चलेंगे, ये डिफॉल्ट कर जाएंगे, ये श्रीलंका बन जाएगा। वो क्यों कहते थे इतने वसूख से? क्योंकि वो ये बना कर गए थे। दूसरी बात ये कि जिस दिन 11 अप्रैल को जब वो निकले थे दफ्तर से इमरान खान 2022 में, तो उन्होंने एक दिन भी, मेरा ख्याल था वो तकरीर में लोगों को बताएंगे कि मैं आपके लिए 3.5 साल कितना अच्छा वजीर आजम साबित हुआ, मैंने मुल्क के लिए क्या क्या किया, तो अब आप मेरे साथ चलें। उनको पता था कि मैं कुछ नहीं करके आ सका, मैंने एक धेले का काम नहीं किया। अवाम में जाए, इलेक्शन करें, सारे चेक कर लें इमरान अच्छा खान की चलिए ये भी सुन पॉपुलैरिटी ले, है कि ये नहीं। लामा मिला देती हूँ मैं। खुल के सब लोग बोले, कल से तो खुद किया है। हाँ जी, फिर ये भी बात लेकिन हो, ये वादा इलेक्शन की बात भी हो ही जाए। जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तब भी मुस्लिम लीग नून का वजूद था। 1947 में नवाज शरीफ साहब पैदा हो चुके थे और पार्टी बना ली थी उन्होंने। मेरे मुंह से निकल गया नून, आप- लेकिन मैं कहना ये चाहती थी कि 1947 में मुस्लिम लीग मौजूद थी। जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1985 से लेकर अब तक नवाज शरीफ कितनी दफा इलेक्शन लड़ चुके हैं, मुस्लिम लीग नून कितनी दफा इलेक्शन लड़ चुकी है। हमने, भाई हमारी हिस्ट्री है, हमने 98 में भी लड़े, हमने 90 में भी लड़े, हमने उसके 95 में भी लड़े, हमने 2008 में भी लड़े, हमने 2013 में भी लड़े, हमने 2018 में भी लड़े, हम 2023 में भी लड़ेंगे। हम एक ऐसी सियासी पार्टी है जो हर दफा इलेक्शन लड़ कर ही आई है, इलेक्शन जीत कर ही आई है। इलेक्शन हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, हमने पहली दफा नहीं लड़े हैं इलेक्शन। ये अभी तहरीक इंसाफ ने 2018 में पहली दफा इलेक्शन लड़ के हुकूमत बनाई है, जिसके नतीजे में पूरे मुल्क में इंतशार, फसाद, बदअमनी, गुर्बत, महंगाई, जहालत और सोशल मीडिया के जरिए यंग लोगों को कैमोफ्लेज करके उनको एक इस तरह की अजीब, अब जो वो जो काला डब्बा नहीं है जो उसके अंदर बंद कर दिए पूरी नौजवानों के दिमाग भी। अब जो काला डब्बा खुद पहन के डेली जाते हैं ना अदालत में, उसी तरह का एक सोशल मीडिया का डब्बा क्रिएट कर कर यंग लोगों को कैमोफ्लेज कर दिया उसके अंदर। इस डब्बे से बाहर हमें निकालना होगा अपने नौजवानों को भी, और पाकिस्तान की भी इस डब्बे से जान छुड़वानी होगी। और हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए ये जरूरी है कि हमें इन लोगों का मुकाबला करना पड़ेगा। मैं मुकाबला करूंगी इश्यूज पे बात करके, मैं मुकाबला करूंगी हकायक पे बात करके। इतने लोग बैठे हैं, कोई एक शख्स कन्विंस हुआ आपकी बातों से? नहीं, आप इन लोगों के बारे में कैसे बता सकते हैं वो मैं- कन्विंस हो मैं रहे कि नहीं हो उनसे पूछ रहा रहे? हूं। मैं आप अपनी पूछता बात करें। हूँ, मैं पूछिए। पूछ देता हूँ। और अभी वैसे भी आवाम का सवाल है, हम इनसे भी करेंगे। मुझे एक पहले बता दीजिए, आप लोग कन्विंस हुए हैं, उनकी बातें को लगी हैं, समझ आई हैं आप लोगों को? अपने बच्चे, आपको ये बातें समझ आती है अभी 4-5 साल गुजर जाए। ये अच्छा, वो ये फरमा रही हैं आप इतना अंडरमाइन करते हैं नौजवानों को, वो बिल्कुल कह रही नहीं। हैं कि आपको 5 साल लगेंगे। हाँ मजाक रात हो रहे ने हकूमती और पीटीआई के दरमियान। ओ अच्छा, वो वाले ते वीडियो किने बनाई सी? किहने बनाई सी? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। वो वीडियो जो आई थी, ਯੈਸ, ਨਿਰਗੋਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜ ਸਕਦਾ? ये भी है। 1 ਮਿੰਟ ਤੇ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ओल्डेस्ट फ्रेंड आसफ अली जरदारी साहब। अच्छा। 1 ਮਿੰਟ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗਈ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। अच्छा जरदारी साहब ने फौरन ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮ ਟੂ ਮੀ। Okay। ਕਮ ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ। Okay। ਆ ਬੈਠਾ ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ अच्छा ਡਾਲਾ ਦੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ठीक है ਜੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ठीक है ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ बिलावल हाउस में ਜੀ ਸਰ अच्छा ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਥਾਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ अच्छा ਸਾਰੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਅਜੂ ਤੁਮਕੇ ਲੜੀ ਜੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਹੁਮਾ ਹੁਮਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁਮਾ ਹੁਮਾ ਗੁਜਰਨ ਹੁਮਾ ਹੁਮਾ ਪੂਰੀ ਬਟਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਗਾਲੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ अच्छा ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਾਲੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈ मैंने कहते ने सोनिया मजाक रात की टेबल पर वो जाता है जो पहले से जीता हुआ हो मतलब मैं क्या सर की कह रहे हो कहने कौन कौन सी होते मैं क्या सर इसहाक डार साहब आजम नजीर तारड़ साहब साद रफीक साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब नवीद कमर साहब ते माशाल्लाह ज़ारा साहबा कहते ने ते उधरों कौन सी मैं क्या शाह महमूद कुरैशी साहब फवाद चौधरी साहब कहते ने ज्यादा बंदे के दे हुए मैं क्या सर के दे कहते पीपल्स पार्टी दे वो कैसे मैं क्या जी वो कैसे कहते ने यूसुफ रजा गिलानी साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर पीपीपी नवीद कमर साहब पीपीपी शाह महमूद कुरैशी साहब पीपीपी फवाद चौधरी साहब पीपीपी मैं कहते शाह महमूद कुरैशी साहब ते फवाद चौधरी साहब किस तरह पीपीपी कहते ने सोनिया पहली मोहब्बत पहली फैंटी पहला स्कूल और पहली पार्टी कोई नहीं भूल सकता कैमरे तो नहीं चल रहे सारे चल रहे हैं ईमान नाल यार इन्हां दे विचों बड़े डीसीपी काट के मैंने दो डीसीपी नहीं होती अच्छा जी यार चला ना देना पुलिस मैं चलाऊं या ना चलाऊं मगर दोस्तों ने सुन भी लिया ओ माशाल्लाह मेरी लव मोती डोगर साहब मोहम्मद हाशिम डोगर साहब भाई मैं कहना दुनिया च बड़े बड़े सियासतदान आए ने लेकिन हाशिम डोगर साहब ने अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी पुचुकियां हर बंदे दी इज्जत करदा अच्छा भाई जदों भी गए आ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਲਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਾਤੀ ਨਰਗੋਲੀ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਚ ਲਾਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੂਰੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲੱਤ ਵੀ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੜ ਵੀ ਲਈਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲਮਾ ਜੀ यस मेरे फेवरेट सियासतदान ने अच्छा। क्योंकि मेरे क्लास फेलो भी ने आपके क्लास में सर जीसीयू तो एमफिल किने कीता है किन्ने कीता है बाजी होਰਾਂ ने मैं तो वैसे गया सो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਐਮਫੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ एक बारी नहीं दो तीन बारी मैं चाहता सा कि मैं सीनियर स्टूडेंट बना अच्छा ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾੜੇ ਆਏਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਗੋਲੀ ਘੱਟ ਢੜ ਰਹੇ ਆਸ਼ਮ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਕੌਣ ਸਰ ਜਦੋਂ ਬੌਸ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬੌਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ वेलकम बैक जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और मेरा क्वेश्चन सर हाशिम से है कि सर जिस तरह अभी सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है तो आपको अगर दोबारा हम मौका देते हैं हुकूमत में आने का तो आपके पास इसका क्या सलूशन है बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन क्या बात वाह वाह उन्होंने ये पहली तो बात है ये सवाल इसलिए पूछा है कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि दोबारा में हुकूमत मिल जानी है तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा जी देखें आपके पास जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू आ रहा है ना वो ये है कि जो दुनिया के बाकी ममालिक हैं कोई भी आप पे ट्रस्ट करने के लिए इस गवर्नमेंट में तैयार नहीं है तकरीबन 75 ईयर्स की तारीख में ये आपका एक वाहिद एक साल गुजरा है कि दुनिया के किसी भी मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट उसने पाकिस्तान का विजिट नहीं किया फॉर दिस कंप्लीट 1 ईयर बिकॉज वो इन लोगों से बातचीत करना भी पसंद नहीं करते आपके एक बहुत बड़ा एक बल्क है एक ह्यूज तादाद में आपकी आवाम है जो बाहर रहती है जिनको इस वक्त आप नौजवानों की तरह टके का भी जो है ना ट्रस्ट नहीं है और उन लोगों ने जो बाहर से पैसे भेज रहे थे उन्होंने बंद कर दिए हैं जो 30-32 अरब डॉलर साल के आया करते थे जो अभी आप चेक करें वो कितने रह गए हैं
आपको इंशाल्लाह दुनिया के दूसरे लोग ट्रस्ट भी करेंगे। आपके जो पाकिस्तानी बहन भाई दुनिया में बाहर हैं, ये आप पे ट्रस्ट करेंगे और ये इंशाल्लाह आपको फाइनेंशियली बेहतर कर देंगे। रशिया के साथ ये डील नहीं कर सके। आपके पास इस वक्त जो पहला एक है कि आप रशिया से ऑयल और फूड के साथ उनके साथ बातचीत हो। जो मुझे ज़्यादा ट्रस्ट है इंशाल्लाह वो जो हमारे पाकिस्तानी अब्रॉड हैं उन पे ट्रस्ट है। इंशाल्लाह दुनिया के अदारे और आप जब एक क्लियर मेजॉरिटी लेके आएंगे, मुल्क के अंदर इस्तेकाम होगा, तो ज़रूर आपके इंशाल्लाह फाइनेंशियल हालात बेहतर होंगे। जी क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर फारूक है। मेरा क्वेश्चन मैडम सलमा साहबा से है कि पीटीआई के दौर में पीडीएम की 13 जमातों ने महंगाई के ख़िलाफ़ कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया, और अब जो मौजूदा दौर में जो उनकी दौरे हुकूमत है इसमें महंगाई अरूज पर है, इसके मुतल्लिक आप क्या कहते हैं? जी, पहली बात तो ये कि बिल्कुल डेफिनेटली महंगाई है, और महंगाई एक बहुत अफसोसनाक अलमिया बन चुका है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप कंट्री है और हमारे यहाँ तकरीबन कुछ नहीं तो कोई 7.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और लिहाजा ऐसे ममालिक के लिए महंगाई अफोर्ड करना आसान काम नहीं है। लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर जो बहुत सारे मुहर्रिकात शामिल हैं महंगाई हो जाने में, वो किसी एक ख़ास मैं कहूँ कि इस वजह से महंगाई होगी ऐसा नहीं, उसके मल्टीपल फैक्टर्स। अगर मैं उस पर बात करूँगी तो शायद फिर वो माइंड करेंगे बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कर सकती हूँ वैसे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो मौजूदा महंगाई है उसके ऊपर शायद हम काबू 1 दिन 2 दिन या 6 महीने में नहीं पा सकेंगे। हमें शायद एक तसलसल की ज़रूरत होगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा पाकिस्तान में मसला ये है कि जब हमारे यहाँ चीज़ों का तसलसल बरकरार नहीं रहता, हम कोई भी एक चीज़ शुरू करते हैं वो 2, 3 या 4 साल से ज़्यादा उसकी मुद्दत नहीं होती, मैयाद नहीं होती। हुकूमतों की देख लें आप, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अभी तक बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सके, स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके। अच्छा, अब जो 13 जमातों से या 26 जमातों से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम एक दलदल में फंसे हुए हैं ना, जहाँ पे हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं देख रही थी कुछ दिन पहले जो हमारे यहाँ खाने पीने की अशिया में महंगाई है, और जो वो 40% से क्रॉस कर चुकी है, 42%। ये बहुत हाई रेट है, बहुत हाई रेशो है। मैं इसको यूँ नहीं कहूँगी कि ये नहीं कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसमें टाइम लगेगा, हमें 2, 3, 4 साल लग सकते हैं। इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम को बैक नहीं कर सकते। शुरू तो ये कर गए, IMF की मिन्नतें तो ये करते रहे कि प्रोग्राम हमारे से शुरू कर लो। टेलीफोन तो इनका मोदी सरकार नहीं उठाते थे जब लोग इनसे सरकारी तो मिलना नहीं चाहते थे। जो बाइडन के टेलीफोन का तो ये इंतजार करते थे इनके वज़ीर आज़म, और वो इनको उनसे बात नहीं करना चाहते थे। तो सिफारती ताल्लुकात और खारजी ताल्लुकात जिस हद तक इन्होंने ख़राब किए, इनसे पूछे मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान के साथ ताल्लुकात क्यों ख़राब किए, सऊदी अरब के साथ किस वजह से ख़राब हुए, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात किस वजह से ख़राब हुए, और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात CPEC की वजह से किसने ख़राब किए, और UAE और अरब अमारात के साथ हमारे ताल्लुकात किसने खराब किए? किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे किए थे वैसे? नहीं, किसी के साथ नहीं किए। अच्छा, अब जो महंगाई की जिस दलदल में हम फंस चुके हैं, हमें IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है। इसके बगैर हमारे पास चारा नहीं है। और IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए अब हमें तमाम ममालिक ये कहते थे, जिनको हम दोस्त ममालिक समझते थे, जिन पे हम रिलाय कर सकते थे, हमें वो सब कहते थे कि पहले आप IMF के साथ अपना प्रोग्राम दोबारा एस्टेब्लिश करें, फिर हम आपकी मदद करेंगे, माली मुआवनत जिसे कहते हैं। लेकिन इस वक्त आपको ये मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब से हमें $2 अरब की प्लेज किया है सऊदी अरब ने कि वो हमें देंगे। UAE ने हमारे साथ प्लेज कर लिया है। चाइना ने दोबारा CPEC शुरू कर दिया है। 58 अरब का रेलवे का मंसूबा दोबारा चाइना के साथ हम शुरू कर रहे हैं। ये जो 5-6 अरब का जो हम प्लेज लेकर आ रहे हैं, अच्छा, चाइना ने हमारा जो कर्जा था 300 अरब का, वो हमें उन्होंने रोल ओवर कर दिया। उन्होंने कहा आप 2 साल और मजीद इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपके हालात थोड़े बेहतर हो जाए। ये सब के लिए शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आज़म 1 साल वाकई दुनिया की हर जगह गए हैं, अपने मुल्क की खातिर, अपनी अवाम की खातिर, अपनी रियासत बचाने की खातिर। वाकई हमें मिन्नतें करनी सुबह पड़ी हैं। नाश्ता कहाँ कीता मैंने सुबह नाश्ता नहीं मिला। सलमा जी, अगर बात ये थी तो हमें बता देती पहले ना। एक नाश्ते के पीछे मेरी बहन आपने हमारे साथ ये की है। नहीं, वो कहती गई है। किया हुआ, अगर इन्होंने नाश्ता किया होता तो फिर ये क्या? पराठे शराठे। जी, तो 2020 स्टार्ट करना है, किससे करूं पहले? आपकी मर्जी। नहीं, आप लोग बताएं। इनसे कर ले, नाराज हो जाएंगे। चलें जी, आजम साहब आपसे करते हैं। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है भैया अभी फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जुल्फी बुखारी, जनाब शहबाज गिल और जनाब खुसरो बख्तियार। तो सेल्फी किसके साथ है? जुल्फी।
स्माइल किन को दे रहे हैं? खुसरो बख्तियार साहब के साथ स्माइल। और फ्लोर आ चुका हुआ है शहबाज गिल साहब का। शहबाज गिल साहब फ्लोर आ चुका हुआ है आपका। ये बताइए इनमें से किसकी तकरीर टीवी पे आ रही हो तो बार बार सुनेंगे, किसकी तकरीर आ रही हो तो एक बार सुन लेंगे, और किसकी तकरीर आ रही हो तो आप फिलहाल जो है अपने टीवी को म्यूट कर देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ, जनाब आसिफ जरदारी और जनाब बिलावल भुट्टो। तो किसकी तकरीर को बार बार सुनेंगे? बहुत मुश्किल काम। मुझे पता है इसलिए मैंने पूछा। वो जितने आप ले जाना चाहते हैं मैंने नहीं जाना। नहीं, आप जरा तो फिर आप इधर ही जवाब दे दें। अच्छा, जिसको बार बार सुनेंगे तो चलें, अगर मेरा मूड होगा कि मैंने थोड़ा रिलैक्स एंजॉय करना है जी, तो फिर वो शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की काफी तकरीर- ऐसी बातें करते हैं कि वन फील्स ठीक रिलैक्स। है, आपने बार बार उनकी सुन ली। एक बार कॉमेडी टाइप होती है ना उनकी। ठीक है, एक बार किसकी सुन ली? एक बार जरदारी साहब। जरदारी साहब की, और आप म्यूट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर पे। ठीक है सर, ये बताएं चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगे उसको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ रहे हैं, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब हमाद अजहर और जनाब मियां असलम इकबाल। दोनों भाइयों की तरह मुझे पता है, तो हमारे भी चांद में वो तो वैसे ठीक रहेंगे, खुश बहुत रहेंगे। जबरदस्त रहेंगे। तो की बात यह है कि चांद पे पंजाब पुलिस भी नहीं पहुंचती। वो थे मिनिस्ट्री नहीं, सीधा वजीर आजम ही लगनगे। मियां साहब को छोड़ देंगे। मियां असलम इकबाल साहब चांद पे छोड़ रहे हैं आप। ठीक है, आपका फेवरेट सवाल, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और सलमा भट्ट साहिबा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा टाइटैनिक पे लेके। इन्होंने बोली तो उन्हें डॉक्टर साहब ने छाल मार देनी है। ये बताइए जाहिद सर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स है, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी मोनस इलाही और जनाब जैन कुरैशी। चौधरी मोनस भाई। चौधरी मोनस इलाही को दे रही है जी। सलमा जी आपकी बारी है, बताइए फिर किसकी तकरीर आ रही हो तो बार बार सुनेंगी, किसकी तकरीर एक बार सुनेंगी, और किसकी तकरीर आ रही हो तो आप फिलहाल टीवी को म्यूट ही कर देंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब एहसन इकबाल। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगी? शाहिद खाकान अब्बासी। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगी? एहसन इकबाल। और किसकी म्यूट कर रही हैं? म्यूट तो नहीं करना चाहूंगी, फिर वो पढ़ लूंगी सबटाइटल्स म्यूट करके। फिर ख्वाजा साहब की। ख्वाजा साहब की लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा और बुशरा भट्ट। तो किसके साथ है सेल्फी? पहली बात तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि आपका शो बड़ा पॉपुलर है। मुझे जब मैं पहले आई थी तो उसके बाद मुझे बड़ी खुश आइंद बात ये थी कि बाहर के मुल्कों से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से बहुत ज्यादा फीडबैक आया था। लॉट ऑफ पीपल वॉच इट। तो मियां साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा किया आपने। डेफिनेटली कहा। डेफिनेटली कहा। और वैसे भी अब हमें सिर्फ फीडबैक ही आता है, डॉलर नहीं आ रहे। फीडबैक भी अच्छा बुरा से भाइयों, आप अगर फीडबैक भिजवाई रहे हैं तो साथ साथ एक डॉलर भी आई थिंक वी शुड लर्न टू लिव ऑन आवर ओन। अरे खैर है, It's a hard time. हाँ हाँ, तो बताइए ना फिर किसके साथ तस्वीर है? नाम अज़मा क्या बुखारी साहिबा, बुशरा भट्ट साहिबा, हिना परवेज भट्ट। तीनों के साथ ही कर लूंगी। मुझे कोई नहीं, issue वो जनरल नहीं है। नॉलेज पे जाना पड़ेगा। तस्वीर में ले लूंगी, हिना के साथ ले लूंगी। अच्छा। हिना के साथ, हिना परवेज भट्ट से तस्वीर हो गई है। स्माइल किन को दे रही है? स्माइल दे दूंगी मैं, बुशरा को दे दूंगी। बुशरा को दे दी और फ्लोर आ चुका हुआ है अज़मा को कह अज़मा दूंगी। बुखारी का। ये बताइए चांद पे जा रही है, किसी को साथ लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप वापस आ रही हैं तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं ख्वाजा सलमान रफीक और मियां नसीर अहमद। मियां नसीर भाइयों की तरह उनको चांद पे छोड़ूंगी। उनको चांद पे छोड़ दिया इसलिए? मियां नसीर साहब आप भाइयों की तरह आपको चांद पे छोड़ दिया उन्होंने। ख्वाजा साहब बच गए हैं, सेफ हो जाए। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और मौलाना फजलुर रहमान। मुराद अली शाह। मुराद अली शाह साहब होंगे वो, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब। मैं मियां नवाज शरीफ को लाइफ जैकेट दे दूंगी। मियां साहब को लाइफ जैकेट मिल चुकी हुई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाइफ जैकेट से फिलहाल
हाथ धो बैठे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सलमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।